हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनेस्थीसिया फॉर डे केयर सर्जरी। ठीक है, वीडियो में बने रहेंगे और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एनेस्थीसिया फॉर डे केयर सर्जरी, आउट पेशेंट एम्बुलेटरी सर्जरी। क्या होता है ये? इन डे केयर सर्जरीज प्रोसीजर द पेशेंट इज एडमिटेड, प्रोसीजर डन एंड इज डिस्चार्ज ऑन द सेम डे कैलेंडर। पेशेंट आता है, एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, अपना प्रोसीजर करवाता है और डिस्चार्ज करा के सेम डे ही चला जाता है। इफ़ द पेशेंट स्टेज फॉर वन नाइट, अगर एक दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रुकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्टे सर्जरी प्रोसीजर। Over the years, there has been tremendous increase in day care surgeries procedures due to the following reason. काफ़ी सालों से ये जो डे केयर वाला जो प्रोसीजर्स हैं वो इंक्रीज हुआ है, जिनका जो नंबर है वो इंक्रीज हुए हैं। उनके क्या रीज़न है? डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन एंड हैंस द कॉस्ट। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में कम समय तक रुकेगा तो उसको कॉस्ट भी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन जो रहेगा वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है? अर्ली एम्बुलेशन, दैट इज़ वाई कॉल्ड एम्बुलेटरी एनेस्थीसिया, डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। हॉस्पिटल के अंदर अगर पेशेंट रहता है तो उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो कॉजेज कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, लेस इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है, जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। हॉस्पिटल बेड्स कैन यूटिलाइज फॉर अदर नीडी पेशेंट। दूसरे जो नीडी पेशेंट्स होंगे उनको हॉस्पिटल के जो बेड होते हैं वो यूटिलाइज करने को मिल सकते हैं। ठीक है, these are infections that develop after hospital admission, typically 48 hours or more after being admitted. 48 आवर्स से और उससे ज़्यादा अगर पेशेंट हॉस्पिटल में रुकता है तो जो होने वाला इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या बताया था मैंने? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। दे आर नॉट प्रेजेंट और इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन जब पेशेंट कराता है उस टाइम पे ये नहीं रहते हैं। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं HAI और नोजोकोमियल इन्फेक्शन का? कोटी, वैप, SSI, BSI। शॉर्ट फॉर्म में इनको कोटी, वैप, SSI, BSI बोलते हैं। कोटी क्या होता है? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। पेशेंट सिलेक्शन का भी कुछ क्राइटेरिया होता है जो जिनको हम डे केयर में कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ग्रेडिंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट पैरामीटर। ठीक है, यूजुअली ASA ग्रेड 1, 2 एंड 3 पेशेंट्स वेल कंट्रोल्ड डिजीज आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर डे केयर सर्जरी। Obesity, particularly morbid obesity with obstructive sleep apnea, is considered a barrier to day care procedure. जो पेशेंट्स ओबेज होते हैं, जिनको मोटापा रहता है, वो थोड़ा सा बैरियर कंसिडर किया जाता है, उसको हम डे केयर में नहीं लेते हैं। एज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर डे केयर सर्जरी। एज का कोई बैरियर नहीं होता है डे केयर सर्जरी के लिए, चाहे वो न्यूबॉर्न हो चाहे 100 साल का भी कोई इंसान हो। पेशेंट्स विदाउट अ रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डे केयर सर्जरी। पेशेंट के साथ में कोई ना कोई अटेंडेंट उसका होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसको हम डे केयर सर्जरी के लिए नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड प्री मेडिकेशन। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट हम सर्जरी से पहले ही कर लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट और प्री मेडिकेशन। ठीक है, सर्जरी से पहले कुछ मेडिकेशन दी जाती है, लाइक एंटीबायोटिक्स है या फिर एंजाइटी रिलीफ के लिए होती है, और या फिर सेडेशंस भी हो सकती है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्री मेडिकेशन। क्या है इसके अंदर? प्रायर प्री ऑपरेटिव असेसमेंट फॉर डे केयर सर्जरी हेल्प्स अवॉइड ऑन द स्पॉट कैंसिलेशन। अब ऑन द स्पॉट कैंसिलेशन अगर करना होगा तो हम प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के अंदर उसको हम पता लग जाएगा उसमें हमें, और पेशेंट अगर डिस्कम्फर्ट है तो भी। ठीक है, नो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड। टेस्ट शुड बी गाइडेड बाई कोमॉर्बिडिटीज एंड प्लान्ड सर्जरीज। इसमें कोई रूटीन इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली, बट टेस्ट जो होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, वो प्लान सर्जरीज के लिए हम पहले से करवा के रखते हैं। प्राइमरी प्री मेडिकेशन गोल इज एंजाइटी रिलीफ फॉर डे केयर सर्जरीज।
प्राइमरी गोल क्या होता है प्री मेडिकेशन का? एंजाइटी रिलीफ। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डे केयर सर्जरी के अंदर प्राइमरी गोल क्या होता है प्री मेडिकेशन का? तो आंसर रहेगा प्री मेडिकेशन का जो गोल रहेगा वो क्या रहेगा? एंजाइटी रिलीफ। समझ गए? प्रेफर नॉन फार्माकोलॉजिकल एंजियोलाइसिस फर्स्ट सच एज डिटेल काउंसलिंग टू एड्रेस डाउट्स। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो एंजियोलाइसिस होती है वो हम प्रेफर करेंगे, जैसे कि काउंसलिंग करेंगे, डिटेल काउंसलिंग करेंगे और उसके जो डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर करेंगे। ठीक है, इफ़ मेडिकेशन इज़ नीडेड, अगर उसको फिर भी सब कुछ करने के बाद जैसे जैसे हमने काउंसलिंग कर लिया और ये सब कर लिया, पेशेंट से बातचीत वगैरह कर ली, उसके बाद में भी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ओनली बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, मेडिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिडाजोलम इज प्रेफर्ड ड्यू टू इट्स शॉर्टर हाफ लाइफ इन डे केयर सेटिंग्स। ओनली बेंजाडाइजामिन्स में हम क्या यूज करेंगे? मिडाजोलम। ठीक। हाई रेस्पिरेशन रिस्क पेशेंट शुड रिसीव प्रोफाइलैक्सिस विद रेनिटिडीन एंड मेटाक्लोपैरामाइड। अगर पेशेंट हाई रेस्पिरेशन रिस्क का पेशेंट है तो उसको हम क्या देंगे एज ए प्रोफाइलैक्सिस? रेनिटिडीन और मेटाक्लोपैरामाइड। प्री मेडिकेशन विद ओरल एनसेड्स कैन रिड्यूस द रिक्वायरमेंट फॉर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। जो प्री मेडिकेशन हम देते हैं वो क्या रिड्यूस कर सकती है? रिक्वायरमेंट फॉर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ठीक है, जो ओपियोइड हमें देने होंगे एनाल्जेसिक्स ओपियोइड जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देती है। और हमें फास्टिंग आवर्स की अगर बात करें तो 6 आवर्स फॉर सॉलिड बिफोर एनेस्थीसिया, 8 आवर्स फॉर नॉन वेजिटेरियन और फैटी मील्स, 2 आवर्स फॉर क्लियर फ्लूइड्स सच एज वाटर, लाइक वाटर और जूस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मॉनिटरिंग सेक्शन फोकसेस ऑन डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया असेसमेंट। किस पे फोकस करते हैं हम? डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर इज सजेस्टेड फॉर डे केयर सर्जरी टू मेजर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स सिस्टम जो होता है वो क्यों सजेस्ट किया जाता है, किस लिए सजेस्ट किया जाता है? मेजर करने के लिए, किसकी डेप्थ को? एनेस्थीसिया की डेप्थ को मेजर करने के लिए। ठीक है, बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स सिस्टम रिमेन्स ऑप्शनल ड्यू टू हाई कॉस्ट। कुछ छोटे जो सेंटर्स होते हैं उनमें ये नहीं रखते हैं लोग, बड़े सेंटर्स जो होते हैं उनमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है। स्टडीज नोट इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अवेक टाइम बिटवीन पेशेंट्स विद बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटरिंग और विदाउट मॉनिटरिंग। ऐसा कुछ इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया जो पेशेंट जब सेडेशन से बाहर आते हैं तो जिसमें हम मॉनिटर करते हैं उसमें और जिसमें हम मॉनिटर नहीं करते हैं उसके अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो ऐसा होता है बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेंसस लगाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। General anesthesia with laryngeal mask airway is preferred over intubation to avoid complications such as post-operative sore throat. इंटूबेशन की जगह हम एलएमए को यूज़ करेंगे अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। किस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए? जो पोस्ट ऑपरेटिव सोर थ्रोट पेशेंट कंप्लेन करते हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम एलएमए को यूज़ करेंगे इंटूबेशन की जगह। ठीक है, अप्रोप्रिएटली फास्टेड पेशेंट, किस पेशेंट्स में जो फास्टिंग है पहले से अच्छे से फास्टेड है, पेशेंट्स विदाउट एस्पिरेशन रिस्क, जिसमें एस्पिरेशन का रिस्क ना हो। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म सेफली विद LMA in selected patients. We can use LMA in laparoscopic patient as well who are adequately fasted and have no aspiration risk factor. ठीक है, इंडक्शन की अगर बात करें सो प्रोपोफॉल इज द एजेंट ऑफ चॉइस क्योंकि ड्यू टू शॉर्ट हाफ लाइफ, स्मूथ रिकवरी एंड एंटीमेटिक इफेक्ट्स। फॉर मेंटेनेंस कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डे केयर सर्जरी के लिए हम कौन सा इंडक्शन एजेंट यूज करेंगे। सो प्रोपोफॉल इज द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी। क्यों करते हैं? ड्यू टू शॉर्ट हाफ लाइफ और स्मूथ रिकवरी एंड it has antimetic effect as well. For maintenance in day care surgeries, मेंटेनेंस के लिए क्या यूज करेंगे? सीओफ्लोरेन इज प्रेफर्ड ओवर डेस्फ्लोरेन। डेस्फ्लोरेन की बजाय हम क्या यूज करेंगे? सीओफ्लोरेन, बिकॉज ऑफ स्मूथ इंडक्शन एंड लोअर कॉस्ट, लेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ओनली 1 to 2 minutes डिफरेंस इन रिकवरी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यूज रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट्स फॉर अदर एनेस्थेटिक्स एंड स्पीड्स रिकवरी। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो क्या रिड्यूस करेंगे? रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनेस्थेटिक्स
other anesthetics and speeds recovery. It is eliminated from the body in about 3 to 5 minutes. ठीक है. इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, मसल रिलैक्सेंस. इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स और मसल रिलैक्सेंस. So no non-opioid analgesics we can use NSAIDs, and opioid should be avoided when feasible to minimize side effects and facilitate early discharge. अगर ओपियोड की ज़रूरत होती है सो वी कैन यूज़ रेमिफेंटानिल, और मसल रिलैक्सेंस की नीड होती है सो वी कैन यूज़ मियोक्यूरियम just because of its action lasts roughly for 10 minutes. Succinylcholine, despite having a short duration, is generally not preferred because of a higher incidence. Succinylcholine हम क्यों यूज़ नहीं करते? Just because of higher incidence of post-operative myalgia in ambulatory patients. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स. टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में टीवा भी बोल देते हैं. सो ओनली इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स यूज्ड. इसमें हम कोई इनहेलेशन एजेंट और कोई मसल रिलैक्सेंट यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोपोफोल और रेमिफेंटानिल यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? रीजनल एनेस्थीसिया. सो रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल नर्व ब्लॉक्स और नेक्स्ट क्या? रीजनल एनेस्थीसिया. रीजनल नर्व ब्लॉक्स आर सिंपल एंड सेफ टेक्निक्स suitable for daycare surgery. In current practice, spinal anesthesia is commonly used for daycare patients. Small gauge pencil tip needles are preferred for spinal anesthesia. जो स्पाइनल एनेस्थीसिया की जो निडल होती है, स्पाइनल में हम जो यूज़ करते हैं निडल, उस वो पेंसिल टिप हम यूज़ करेंगे फॉर डे केयर सर्जरीज के लिए. शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट्स लाइक प्रीलोकेन और क्लोरोप्रोकेन आर यूज्ड. लिग्नोकेन, ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेते हैं. शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिए क्या एजेंट यूज़ करेंगे? प्रीलोकेन और क्लोरोप्रोकेन. ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी. ठीक है. Lignocaine, though of intermediate duration, it is not preferred due to the risk of transient neurologic symptoms. ठीक है. पेशेंट को transient neurologic symptoms हो सकते हैं. If a long acting agent like bupivacaine is required, selective spinal anesthesia should be performed using minimal doses to block only the necessary segments. उसको हम कम डोज देंगे ताकि जो हमें नेसेसरी जो सेगमेंट्स हमारा रहेगा सिर्फ उसी को हम ब्लॉक कर सकें. एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज रेयरली यूज फॉर डे केयर पेशेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर. मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर के अंदर क्या रहता है? एनेस्थेटिक सर्विसेज आर ऑफन यूटिलाइज फॉर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सर्जरी और प्रोसीजर. कोई भी केसेस होता है उसमें जो एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं वो मॉनिटर तो करते ही हैं, है ना. कोई भी सर्जरी, कोई भी प्रोसीजर जो होता है उसमें मॉनिटरिंग मे बी डन विद और विदाउट सेडेशन व्हाइल द प्रोसीजर इज परफॉर्म अंडर लोकल एनेस्थीसिया. ठीक है. मिडाजोलम इज द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग फॉर सेडेशन. प्रोपोफोल मे समटाइम्स बी रिक्वायर्ड इन लो सेडेटिव डोजेस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? डिस्चार्ज. The decision for discharge should be made by common consensus between the anesthetist और surgeon. दोनों मिलकर ही डिसीजन लेंगे. द गोल शुड बी फास्ट ट्रैक डिस्चार्ज प्रोसेस. दोनों का गोल सेम ही रहता है अगर सेम डे डिस्चार्ज करना है. फास्ट ट्रैक डिस्चार्ज इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग द पेशेंट डायरेक्टली फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर टू PACU. क्वेश्चन पूछा जाता है PACU की फुल फॉर्म. ये एक बार क्वेश्चन आया था एम्स के एग्ज़ाम में. सो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट. ठीक है. DSSB में भी आया था ये क्वेश्चन. और दिस अप्रोच हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट एंड फैसिलिटेट्स अर्ली डिस्चार्ज. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? क्राइटेरिया क्या क्या होता है फॉर होम रेडीनेस आर स्टेबल वाइटल्स फॉर मोर देन 60 मिनट्स. 60 मिनट से एक घंटे से ज़्यादा वाइटल्स जो है पेशेंट को स्टेबल होना चाहिए. नो और मिनिमल नोजिया एटलीस्ट 30 मिनट्स. ठीक है. कम से कम 23 मिनट तक उसको कोई नोजिया वोमिटिंग नहीं होना चाहिए. फुली ओरिएंटेड टाइम, प्लेस एंड पर्सन. जो पेशेंट होता है वो फुली ओरिएंटेड होना चाहिए. किससे? उससे पूछ लेते हैं जनरली, जैसे कि क्या टाइम हुआ है, कहाँ पे हो आप, आपके साथ कौन है ना. इस तरह के क्वेश्चन हम पेशेंट से करेंगे ताकि वो पता चल सके कि फुली ओरिएंटेड है या नहीं है. एबल टू वॉक विदाउट डिजीनेस. चलते वक्त उसको चक्कर नहीं आना चाहिए. पेन फ्री और मिनिमल पेन और ऑन ओरल एनाल्जेसिक्स. अगर पेन है तो या तो पेन फ्री होना चाहिए, अगर पेन है तो हम उसको ओरल एनाल्जेसिक्स देंगे.
नो एक्टिव ब्लीडिंग, नहीं, कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अकम्पेन्ड बाई रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट, किसी रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंट के सहारे उसको हम जाने देंगे या डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करते वक्त कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो। शुड स्टे नियर द हॉस्पिटल फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, एडवाइस किया जाता है कि हॉस्पिटल के आसपास ही रहे एटलीस्ट 24 आवर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओरल इनटेक लिक्विड्स एंड पासिंग यूरिन नॉट मैंडेटरी एक्सेप्ट इन हाई रिस्क केसेस। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ केसेस होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं जिनके अंदर ओरल इनटेक और यूरिन पासिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो करवाना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे यूरोलॉजी और गायनेकोलॉजी जो सर्जरी होती है उनमें, इंग्वाइनल और पेरिनियल सर्जरी। और एज फैक्टर भी इसमें डिपेंड करता है, मोर देन 70 ईयर्स अगर पेशेंट है तो। हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी इश्यूज, अगर उसको कोई हिस्ट्री है तो। स्पाइनल ब्यूपियोकेन डोज मोर देन 7 mg, अगर हमने 7 मिलीग्राम से ज़्यादा उसको डोज दिया है तो। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मॉनिटर, अगर उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो हम मॉनिटर करेंगे मोर देन और इक्वल टू 3 आवर्स और मोर देन और इक्वल टू 7 आवर्स इफ़ एनी डीसेचुरेशन एपिसोड्स ऑन रूम एयर। अगर उसको कोई रूम एयर पर पेशेंट जब था तो कोई डीसेचुरेट हुआ हो, कोई ऐसा एपिसोड हुआ हो तो हम उसको मोर देन 7 और आवर्स तक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।